हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज रिवीजन क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स की। और हम जहाँ तक कर चुके थे कुछ बातें की थी हम लोगों ने। प्रेशर बैलेंसिंग की और प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम की बातें की थी जो हाइट पे डिपेंड करती थी। अभी हम एक्सेलरेटेड फ्लूइड तक नहीं पहुँचे थे। तो जब तक फ्लूइड रुका हुआ है, एक्सेलरेटेड नहीं है, तो स्टैटिक फ्लूइड में पास्कल लॉ वगैरह पढ़ लिया था और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए थे एडवांस लेवल। आज स्टोरी जो है वो फोर्स की होगी कि प्रेशर फोर्स कैसे अप्लाई करता है। तो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ फोर्स ड्यू टू प्रेशर। पहली बात यह है कि अगर लिखना हो फोर्स ड्यू टू प्रेशर, दिमाग में आना चाहिए कि प्रेशर फोर्स कैसे लगाता है। तो उसका मैकेनिज्म समझने से पहले ये समझना चाहिए कि प्रेशर कैसे डिफाइंड है। प्रेशर डिफाइंड है फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया से। दिस इज हाउ वी डिफाइन द प्रेशर। तो अगर मैं कहूं कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर, वो क्या निकलेगा? फोर्स ड्यू टू प्रेशर निकलेगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द वॉल। सिंपल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर प्रेशर सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स से डिफाइंड है तो प्रेशर इनटू एरिया जो फोर्स होगी, जो ये बन के आ रही है, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया या वॉल, जो भी सरफेस आप ले रहे हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स लगने वाली है। ठीक है। तो दो बातें आएंगी। एक कंटेनर ले लीजिए कोई सा भी। लेट अस कंसीडर अ कंटेनर। मान लो ऐसा कोई कंटेनर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर ये कंटेनर हमारे पास हो गया। इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा है। मैं पूरा ही भर देता हूँ इसको। वाटर ही ले लो, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने सुनने में, कन्वीनियंट है। वैसे तो कोई भी लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी से मतलब है अपने को। टाइप ऑफ लिक्विड से कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी से मतलब है। ये हम्म, ये हमारे पास एक लिक्विड हो गया। इसकी जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं कुछ h, और ये जो बेस का एरिया है, इस बेस के एरिया को हम मान लेते हैं a। ठीक है, ध्यान रखना मैं 3D में नहीं दिखा रहा हूँ। और जो लिक्विड की डेंसिटी है इसको हम मान लेते हैं रो। तो दो तरह से यहाँ प्रेशर फोर्स लिखी जा सकती है। पहली चीज़ फोर्स ऑन बॉटम, दूसरी चीज़ फोर्स ऑन साइड वॉल्स। ठीक, कहाँ से काम करना शुरू करें? तो मेरे हिसाब से हम लोग बॉटम वाली सरफेस से काम करना शुरू करते हैं, वो बेहतर होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। फर्स्ट केस, फोर्स ऑन बॉटम सरफेस। फोर्स ऑन बॉटम सरफेस, आओ देखो फोर्स ऑन बॉटम सरफेस कैसे लिखेंगे। मेरे हिसाब से जो भी यहाँ प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, पी नॉट को छोड़ रहे हैं, सिर्फ लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे हैं, गॉज प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो वो प्रेशर की फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगी। आप देखें गौर से। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर टू सरफेस। और गौर से सोचो तो परपेंडिकुलर किस वजह से फोर्स लग रही है। अगर फोर्स सोचोगे तो तुमको दिखाई देगा कि सिर्फ लिक्विड का वेट है जो यहाँ पर एफ लगा रहा है। तो सारे लिक्विड का जो वेट है वो कितना लिखा जाएगा? तो मेरे हिसाब से जो फोर्स होगी दैट वुड बी एम जी। डायरेक्टली ऐसे दिखाई दे रहा है। इसको और दूसरी तरह से लिखना हो प्रेशर की तरह से, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया ऑफ बॉटम। ठीक, अब प्रेशर को कैसे लिखोगे तो समझना, प्रेशर को लिखोगे रो इंटू जी इंटू एच, और ये एरिया। तो निकल के क्या आया? ए इंटू एच। क्या निकल आया? ए इंटू एच तो वॉल्यूम निकल आया। तो रो वी जी, और रो वी क्या होता है? रो वी तो एम जी होता है। गौर से देखो, ये हिस्सा तो मास ऑफ द लिक्विड हो गया, तो ये हो गया एम जी। तो बॉटम पे जो आप फोर्स लिख रहे हो वो डायरेक्टली लिक्विड के वेट के बराबर हो जाने वाली है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या लिक्विड अपने वेट से ज़्यादा फोर्स लगा सकता है या नहीं, ये हम पहले कर चुके हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ साइड वॉल्स बिल्कुल वर्टिकल ले रखी हैं, इसलिए वेट के बराबर ही फोर्स आ रहा है। अगर अंदर की तरफ इंक्लाइन कुछ ऐसी सरफेस ले रखी होती, लेट मी शो यू, उसके बाद इसको मैं इरेज कर दूंगा। अगर मैंने ऐसी वॉल ले रखी होती तो अपने वेट से ज़्यादा फोर्स लगाता, और अगर मैंने ऐसी वॉल ले रखी होती तो अपने वेट से कम फोर्स लगाता। ये बात हम लोग क्लास में कर चुके हैं। इसको इग्नोर करते हैं। और अब जो डिस्कशन है वो है साइड वॉल्स का। सेकंड केस जो है फोर्स ऑन साइड वॉल्स। देखें, फोर्स ऑन साइड वॉल्स।
देखो भाई फोर्स ऑन साइड वॉल्स की क्या चर्चा है। तो फिर से एक कंटेनर वही लिया जाए अपना पुराना अच्छा सुंदर। तो ये अपना कंटेनर है। ठीक, दूसरा भी बना लेते हैं, थोड़ा 3D में कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, फिर कब बात करता हूँ आगे। ये ठीक, ये अपना कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा है, लिक्विड भर लेते हैं। पूरे में ही भर ले, अच्छा लगेगा। ये लिक्विड भर गया, ठीक है। अब जो भी लिक्विड भरा है उसको समझे कि ये जो लेंथ है इसको, सॉरी, इस लिक्विड को हम लोग मान लेते हैं, इस लेंथ को A, ये L है, ये B मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं H, ये H हाइट तक भरा हुआ है। ठीक, अब गौर से देखो, तो तुमसे पूछा जाए इस साइड वॉल पर कितना फोर्स लगेगा, तो तुम्हारे हिसाब से जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ आओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। ध्यान रखना इस बात का, एज यू कम डाउन इन अ कॉलम ऑफ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया तो फोर्स कैसे लिखोगे, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर तो आपको पता नहीं है क्योंकि प्रेशर तो लगातार बदल रहा है ना, तो कैसे पी कौन सी वैल्यू डालोगे। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि वेरिएबल प्रेशर आ जाए तो दिमाग में इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, कलर को चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं किसी वाई डिस्टेंस पे नीचे आता हूँ, और वाई डिस्टेंस पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक डी वाई थिकनेस की एक स्ट्राइप लेने के लिए कहता हूँ। डी वाई थिकनेस की स्ट्राइप हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं प्रेशर बोलूँ तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो आपके लिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा P एट वाई, दैट वुड बी रो जी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये रो जी वाई प्रेशर हो गया। और अगर जो यहाँ पर फोर्स लिखी जाए DF, वो कितना होगा, तो वो होगा यहाँ पर प्रेशर इनटू छोटा सा यहाँ का एरिया। अच्छा, यहाँ का प्रेशर कितना है, रो जी वाई, और एरिया क्या लिखोगे, गौर से देखो, थिकनेस इसकी डी वाई है, और ये जो इसकी लंबाई है ये तो B के बराबर है, इस वाली साइड के बराबर। तो मेरे हिसाब से इसको लिखना चाहिए B इंटू डी वाई, रो जी बी बाहर और वाई डी वाई अंदर, है ना। कोई परेशानी इसमें नहीं। इसको ही मुझे इंटीग्रेट करना है और इसको ही मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाएगी। तो चलो भाई, टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स निकालें, इंटीग्रेशन की वैल्यू रखें 0 से लेके H तक की लिमिट, क्योंकि टॉप पर मेरी हाइट 0 है और बॉटम पे आते आते वो H हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये फोर्स इंटीग्रेट होके बन गई टोटल फोर्स F टोटल, और रो जी बी यहाँ आ गया, y की जगह बन जाएगा बेटा वाई स्क्वायर्ड बाई 2, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके H तक। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यू बनेगी वो आएगी रो जी बी एच स्क्वायर्ड बाई 2, ये फोर्स हो गई। इसी रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ना, रो जी बी एच स्क्वायर्ड बाई 2, इस वैल्यू को आगे लेके चलते हैं। जो हमारी फोर्स आई थी वो आई थी F टोटल इज इक्वल टू रो जी बी एच स्क्वायर्ड बाई 2। अच्छा, गौर से सोचो मेरी बात को तो दिखाई देगा तुमको, देखना इसको, कि हाफ बाहर ले लेते हैं, रो जी और H को ऐसे कर लेते हैं और एच बी बाहर लिख लेते हैं। समझना कि ये रो जी एच क्या है, रो जी एच तो टोटल प्रेशर है बॉटम पर, और टॉप पे कितना प्रेशर था, जो हमारा ये कंटेनर था उस कंटेनर पे लिक्विड भरा हुआ था, मैं लिक्विड भर लिया इस तरह, तो टॉप पर प्रेशर 0 था, बॉटम पर प्रेशर रो जी एच था, ये तो था। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज प्रेशर कैसे निकलेगा, एवरेज प्रेशर होगा रो जी एच प्लस 0/2, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। ध्यान रखना, काइनेमेटिक्स में सीखा था कि लीनियर वेरिएशन होता है हमेशा, जब भी कभी लीनियर वेरिएशन किसी क्वांटिटी में किसी क्वांटिटी के साथ आएगा तो एवरेज हमेशा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता है। तो एवरेज प्रेशर निकल आया, तो एवरेज प्रेशर तो ये पूरी जो क्वांटिटी लिखी है 1/2 रो जी एच,
ये एवरेज प्रेशर है, पी एवरेज इनटू, अगर एच बी को आपको देखना हो तो एच बी जो था वो एरिया ऑफ द वॉल था जिस पर हमने प्रेशर लिखा था। तो एफ टोटल का शॉर्ट ट्रिक वाला आंसर आ गया कि आप एवरेज प्रेशर लिखिए और इनटू टोटल एरिया कर दीजिए वॉल का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, बड़ा ही आसान। खैर ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जो आंसर निकाला हम लोगों ने वो आंसर के साथ साथ ये ट्रिक भी याद होनी चाहिए कि हमने क्या किया है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए एवरेज प्रेशर का या प्रेशर के फोर्स का, तो ऐसे ही आंसर निकालना होगा। जैसे मान लो तुमको कोई ऐसे बोल दे कि इस तरह का कोई ये इस तरह का कोई कंटेनर है, तो बताओ भाई इस पर क्या फोर्स होगी। तो पहले पानी वानी भर देना चाहिए, हमने पानी भर दिया, देखो लिक्विड भर दिया, बड़ा ही सिंपल। लिक्विड भरने के बाद फिर तुमसे ये सवाल पूछा कि हाँ बताओ भाई इस वाली वॉल पर क्या होगा, इस वाली वॉल पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3D में डायग्राम की चर्चा करें। इसका एरिया जो हमने सोचा वो ए है, एरिया की बातें ए कर लेते हैं। अब सोचो अगर ये वॉल ऐसी होती, ऐसी होती, ये, तो फोर्स कौन लगा रहा है, समझो फोर्स जो लगा रहा है वो सिर्फ प्रेशर है। अगर ये वॉल ऐसी होती तो इस हाइट को हम मान लेते हैं h और एरिया को मान लेते हैं इसको ए प्राइम मान लो इसको, ठीक है, ए प्राइम। तो तुम्हारे हिसाब से रो जी एच इंटू 1/2 इज द एवरेज प्रेशर इंटू ए प्राइम इज द एरिया ऑफ वॉल, और यही तो एफ टोटल निकलेगा इस वाली वॉल पर। हाँ बिल्कुल निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाली वॉल पर कैसे लिखते, इस वाली वॉल पर भी फोर्स यही आता, क्योंकि टेढ़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे, टेढ़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा जो एरिया होता है, जब भी कभी वॉल टेढ़ी हो जाए तो प्रोजेक्टेड एरिया पर फोर्स लिखी जाती है, दिमाग में इस बात को रखें। अच्छा एक और बात समझो, अगर लास्ट डायग्राम में पीछे जा कर के मैं दिखाता हूँ, तो जो फोर्स का फॉर्मूला हमने बनाया उस फॉर्मूले को देखो, तो इस फॉर्मूले के अंदर रो जी बी h²/2 के अंदर ये जो L डिस्टेंस है, ये L कहीं नहीं आ रही है, ठीक। तो ये जो फोर्स है इस डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं आगे आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसमें जो हमारा कंटेनर था वो कुछ इस प्रकार का था। उस कंटेनर के अंदर जो इस वॉल पर प्रेशर था वो इस लेंथ के, या फोर्स थी जो वो इस लेंथ से इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर कोई झील वगैरह बनाई जाए, कोई तालाब बनाया जाए, उसमें ये लेंथ कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या फोर्स लगने वाली है। सिर्फ हाइट है और इस वॉल का एरिया है जो ये बताने वाला है कि इस पर क्या फोर्स लगेगी, ठीक है। इस लेंथ से इंडिपेंडेंट है, कितना भी बड़ा तालाब बना दीजिए, इस वॉल पर फोर्स सिर्फ इसकी हाइट और इसके एरिया पर डिपेंड करने वाली है। दिमाग में रखें इस बात को, ठीक है, अच्छी चीज़ है। अच्छा डायग्राम देखना है, थोड़ा सा उसको और अच्छा कर लेते हैं अपने डायग्राम को। मैं यही बना देता हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं करते हैं, इसको यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा ऐसे नहीं, ये अब देखो, तो जो फोर्स होगी वो फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एवरेज फोर्स हम कहाँ लगा रहे थे, सोच कर देखो, तो एवरेज फोर्स हम लगा रहे थे बिल्कुल वॉल के बीच में। एवरेज फोर्स कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वॉल के बीच में, ये, ठीक है, ये एवरेज फोर्स, ये पी एवरेज इंटू एरिया, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अब यहीं पर इसी सवाल में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर ये कोई कहे कि जो भी मेरा एरिया था इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, मैं 3D डायग्राम बना के दिखाता हूँ एक बार आपको, है ना। तो मान लो कुछ ऐसा सीन था, ये जो हमारा कंटेनर था कुछ इस प्रकार का था,
अब इसको ए, इसको बी बोला जाए तो सबको दिखाई दे रहा था कि जो फोर्स लग रही थी वो इस वॉल पर थी, और पूछा जाए कि अगर इस वॉल पे फोर्स लग रही है तो टॉर्क ऑन द वॉल अबाउट द लाइन ए बी क्या होगा, ये पूछा जाए। इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉर्क पे सवाल आ जाते हैं। तो चलो सबसे पहले तो लिक्विड भर लेते हैं इसके अंदर। ठीक, ये लिक्विड भर लिया हमने, भर गया लिक्विड। अब चर्चा करो, अब चर्चा करते हैं। देखो हमने जो काम कर रखा है वो ये कर रखा है कि यहाँ से हम कहीं वाई डिस्टेंस पे नीचे आते थे, फिर एक स्ट्राइप कट करते थे जिस थिकनेस को हम बोलते थे डी वाई। याद करो, यही कर रखा है हम लोगों ने, है ना। तो ये डी वाई की थिकनेस ली। अब इस वाई डिस्टेंस पे फोर्स कितनी है, सॉरी प्रेशर कितना है, तो प्रेशर की वैल्यू है रो जी वाई। ठीक, तो अगर हम ऐसा कहें कि जो डीटाओ होगा वो डीटाओ क्या होगा, तो मेरे हिसाब से इस जगह पे लगने वाली फोर्स और ए बी से इसकी दूरी, है ना। तो हम कहेंगे डी एफ, और सोचो टोटल हाइट अगर हमने एच ले रखी थी और ऊपर से मैं वाई डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगी नीचे वाली ये एच माइनस वाई होगी। तो एच माइनस वाई कर लिया। डी एफ की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो वो प्रेशर इंटू एरिया लिखेंगे, और एरिया लिखेंगे सिर्फ स्ट्राइप का, ध्यान रखें। प्रेशर क्या लिखेंगे, रो जी वाई, और डी वाई की जगह क्या, डी ए की जगह क्या लिखेंगे, डी ए की जगह लिखेंगे, ये हम लोगों ने बी ले रखा था, ये एल ले रखा था, तो ये बी इसकी थिकनेस और डी वाई इसकी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी इंटू डी वाई, और यहाँ लिखेंगे एच माइनस वाई। ये हो गया। अब गौर से देखो, रो जी बी बाहर आ गया, एच माइनस वाई, और फिर ये बाहर वाई और डी वाई, ये हुआ हमारा डी टाउ ए के अबाउट। और इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। अब टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखो 0 से लेकर एच तक इंटीग्रेट करना है, दिमाग में रखें इस बात को, 0 से लेकर एच तक इंटीग्रेट करना है। 0 कौन है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, 0 टॉप मोस्ट पॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक सोचो, 0 से लेकर एच तक कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर एच तक, बस सिंपल। ये आपका इंटीग्रेट करिए और आपका आंसर आ गया, टोटल टॉर्क। ठीक है, तो ये टॉर्क का सवाल है, इसका निकालना आंसर, और आंसर निकाल के बताना कितना आया, इसको इंटीग्रेट करना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल। ये टॉर्क का क्वेश्चन हो गया। अब और क्या करें, इस तरह के कई सवाल आते हैं, और उसमें दिमाग में एक बात रखनी होती है जो बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें हमेशा एवरेज प्रेशर पर फोकस करना होता है। दिमाग में अगर एवरेज प्रेशर नहीं रहता है तो कभी भी सवाल लग नहीं पाता है। और कुछ और समझो, कुछ और भी इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल बहुत अच्छा एक बार पूछा गया था कि जैसे एक ये, ठीक, इस तरह का कोई एक कोन लटका दिया गया, ठीक है, और ये लिक्विड भरा पड़ा है, ये लिक्विड भरा पड़ा है, और ये पूछा गया कि बताओ कि ये जो साइड वॉल्स हैं, ये साइड वॉल्स, इन साइड वॉल्स पे क्या प्रेशर है या फोर्स है। तो पूछा जा रहा है फोर्स ऑन साइड वॉल्स क्या होगा। तो कई तरह के किताबों में कई तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है जो हम लोगों ने क्लास में भी कर रखा था कि आप यहाँ से एक सिलेंडर बनाइए इस हाइट का, ठीक, इस हाइट के सिलेंडर को देखो गौर से, तो ये वो रीजन है जिस रीजन में हमारा अब कंटेनर आ चुका है, जहाँ से लिक्विड हट चुका है ना, और ये वो हिस्सा है, ये जो मैप शेड कर रहा हूँ, ये वो हिस्सा है जिसका लिक्विड नीचे आता, लेकिन यही वो mg है इस पार्ट का जो इस सिलेंडर पे लग रहा है। तो जो ग्रीन से कर देता हूँ, ग्रीन कलर वाला शेड, ये शेडेड रीजन का जो भी मास होगा या जो वेट होगा, वेट ऑफ ग्रीन लिक्विड इज द फोर्स ऑन द साइड वॉल्स। अच्छा, इस सवाल पूछा क्यों जाता है ये बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक कोई वॉल ऐसे, ये कोई एक सिलेंडर है, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसके साइड वॉल पे क्या फोर्स लगेगी, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आंसर आएगा कि किसी भी जगह पे प्रेशर लिखो। मान लो यहाँ पे प्रेशर है P, तो P इंटू ए, तो यहाँ से प्रेशर है P और P इंटू ए इज़ द फोर्स, तो कैंसिल आउट नहीं हो गई।
तो जब भी कभी कोई ऐसी स्लांट सरफेस दिखती है तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड में फोर्स जीरो ही आता है हमेशा। क्यों जीरो आता है? क्योंकि प्रेशर बराबर है और एरिया बराबर है, तो फोर्स कट जाएगी। इस वजह से सवाल पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद की चर्चा है बायंसी की। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो बायंसी पे है। व्हाट इज बायंट फोर्स? तो बायंसी क्या है? अगर आप समझो बायंसी को इस तरह से कि कोई भी लिक्विड हो, अब वो उसके अंदर कोई भी सॉलिड सबमर्ज किया जाए तो लिक्विड उस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। जब लिक्विड डिस्प्लेस होता है तो वो उस सॉलिड पर फोर्स लगाता है। जो अपवर्ड थ्रस्ट लिक्विड अप्लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं बायंसी। तो इसको अगर बेसिक बच्चों वाला डिस्कशन करना हो तो ऐसा कह लो कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट बायंसी के बराबर होगा। सच्चाई भी यही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 11th क्लास में आने के बाद उसके डीप एनालिसिस में जाना होता है कि आखिरकार बायंसी आई ही क्यों। तो चलो भाई इसका डिस्कशन करते हैं। मान लो कि ये मेरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, ठीक, और इस हाइट को हम मान लेते हैं h, और 3D में है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। इसका बेस एरिया जो है उसको मैं a कंसीडर कर रहा हूँ, दिमाग में रखें। और ऐसा कहा जाए कि चलो भाई ये एक कंटेनर है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। नॉट थिंक कोई कंटेनर पड़ा, अभी तो ये मत समझो कि कोई कंटेनर है, ठीक। इसके इस एरिया को मैं a बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन को, और इस हाइट को मैं h1 बोल रहा हूँ। जो बॉटम सरफेस है इस हाइट को मैं h2 बोल रहा हूँ। तो जो ये हाइट है h जो सिलेंडर की है वो h2 माइनस h1 है, ठीक। ध्यान रखें इस बात को, ये h2 माइनस h1 है, सिंपल। अब समझो क्या स्टोरी है। अगर बायंसी को ही देखना हो तो मैं ऐसे देखता हूँ कि इसी लिक्विड को अलग तरह से कंसीडर कर लो। ये कंसीडर कर लो कि लिक्विड है ही नहीं, लिक्विड का हिस्सा ही नहीं है, कुछ और है, ठीक। ये अलग एंटिटी है और सराउंडिंग लिक्विड अलग एंटिटी है। तो अगर ये सराउंडिंग लिक्विड अलग एंटिटी और ये जो हमने कंसीडर कर रखा है ये अलग है, तो ये नीचे गिरना चाहिए क्योंकि उसका mg नीचे लग रहा होगा। हालांकि है ये लिक्विड ही है ना, हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, अलग तरह से देख रहे हैं इसको। तो ये इसका mg नीचे लग रहा होगा। mg नीचे लगने का मतलब कि ऐसे ही है, तो ये लिक्विड को नीचे आ जाना चाहिए, जो हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल मान रखा हुआ है। ये नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ना आने का रीज़न है कि इस पर सराउंडिंग लिक्विड ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है। जो ये फोर्स लगा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स। और जब ये बायंट फोर्स इस कंटेनर के, मतलब जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल बना रखा है, शेप मान रखी है कुछ कि कोई एंटिटी है जो कि लिक्विड के बराबर ही है, इसके वेट के बराबर हो जाएगा, तब ये नीचे नहीं आएगा ना ऊपर जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी लिक्विड हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं ना सिलेंड्रिकल वाला, जो लिक्विड हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इसके वेट के बराबर ही बायंसी लगती है, ठीक। अब सोचो कि अगर तुम इसको निकाल दो और निकालने के बाद इसी के शेप एंड साइज का कोई सॉलिड यहाँ सबमर्ज करा दो तो कितनी बायंसी लगेगी? तो बायंसी फिर भी इतनी लगेगी। mg लिखना हो तो कैसे लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। ये तो बायंट फोर्स आएगी। लेकिन बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर जब लिक्विड था तो जो लिक्विड है, जब ये लिक्विड की एंटिटी हमने बना रखी थी तो लिक्विड को mg के बराबर फोर्स लगानी थी, उसने mg के बराबर फोर्स लगाई। मान लो हम आयरन डाल देते तो लिक्विड को कैसे पता कि मुझे इतना ही मेंटेन करना है? आयरन के केस में ज़्यादा फोर्स क्यों नहीं लगाता है? तो हम लोग ऐसे एनालिसिस में जाते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से कि बायंसी आती क्यों है। तो सबसे पहले तो लिख लें बायंट फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। और ये वाली स्टोरी हम लोग पहले भी कर चुके हैं और शायद बचपन से भी रटी होती है। बस को ये समझना है कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर आती क्यों है। तो देखो क्यों आती है, समझो। ये आ गया और यहाँ पे हमने भर लिया इसमें लिक्विड, तो लिक्विड भरो भाई। ये लिक्विड भर डाला हम लोगों ने। इस हाइट को मैं h नाम दे रहा हूँ, जो कॉलम की हाइट है इसको मैं h नाम दे रहा हूँ। बेस का एरिया मैं भूल जाता हूँ फ़िलहाल के लिए, बस ये चर्चा करता हूँ कि इसमें कुछ तो है। जो है वो देखो क्या है, ये ठीक। इस एरिया को मैं a नाम दे रहा हूँ, ध्यान रखना, इस एरिया को मैं a नाम दे रहा हूँ जो सिलेंडर का है। ये हाइट h1 है और ये टोटल हाइट जो है वो h2 है। और मैं कह रहा हूँ कि जो h2 माइनस h1 है
ये हमारी h है सिलेंडर की हाइट, ठीक। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ कहूँ यहाँ प्रेशर P1 है इसके सरफेस पे, और यहाँ सरफेस पे मैं कहूँ कि प्रेशर P2 है, तो क्या सीन होने वाला है? तो गौर से देखो, सीन ये होने वाला है कि ऊपर वाले प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड फोर्स आएगा। अब मैं mg को भूल गया हूँ, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के फोर्स की चर्चा कर रहा हूँ। और नीचे प्रेशर P2 की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा, क्योंकि वो फोर्स तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होता है, हम प्रेशर की फोर्स पहले ही जानते हैं। अच्छा, यहाँ से जो फोर्स लगेगी उसका क्या तमाशा है? गौर से देखो, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर वेरिएशन बिल्कुल सेम, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर वेरिएशन सेम। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज ही काम आने वाली हैं। मैं यहाँ की फोर्स को F2 नाम देता हूँ, यहाँ की फोर्स को F1 नाम देता हूँ। तो जो F1 फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्रेशर 1 इंटू एरिया, और F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर 2 इंटू एरिया। जो F1 है वो डाउनवर्ड्स है, जो F2 है वो अपवर्ड्स है। सबको क्लियर दिखाई देता है P2 बड़ा है क्योंकि रो जी H2 हो जाएगा, और P1 छोटा है। तो जो F नेट बचा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से F नेट बचा हमारे पास F2 माइनस F1, और जो नेट फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी क्योंकि नीचे वाली फोर्स बड़ी थी, ठीक है ना। F2 बड़ी थी, F1 छोटी थी। अब गौर से देखो, F नेट क्या बचा? F नेट की वैल्यू आ गई रो जी H2 इंटू ए, क्योंकि F2 की वैल्यू ये है, माइनस रो जी H1 इंटू ए। अब गौर से देखो, रो जी ए कॉमन ले लो, बचेगा क्या? H2 माइनस H1, और ये H2 माइनस H1 तो सिलेंडर की हाइट थी, हमने हाइट लिख दी, और ए और एच मिलके तो वॉल्यूम बन जाता है सिलेंडर का, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वी रो जी इज द एफ नेट। अब गौर से देखो, ये बायंसी के बराबर का फॉर्मूला बन गया है। तो आप इसकी फील लो बायंसी की, कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सही मानों में कहाँ से आया। अब समझो कि अगर कोई लिक्विड ही डिस्प्लेस करते तो भी यही बात थी, कोई सॉलिड रखा होता तो भी यही बात थी। लिक्विड को इमेजिन कर लो तो भी फोर्स बायंसी का इतना ही आएगा, सॉलिड डाल लो तो भी आएगा, कोई प्लास्टिक डाल लो तो भी यही आएगा, कुछ भी करो, बायंसी की फोर्स तो हमेशा इतनी ही आएगी। यानी कि एफ बायंसी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, हमेशा रहने वाला है। और उसका कॉज क्या है बायंसी की फोर्स आने का? बायंसी की फोर्स आने का कॉज है प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है ना, प्रेशर का डिफरेंस। यही हमारी बायंट फोर्स कहलाती है, बायंट फोर्स। ठीक, सिंपल है, अच्छा है, आना चाहिए। ये बायंट फोर्स थी। अब किसकी चर्चा करें बायंट फोर्स के बाद? तो बायंट फोर्स के बाद कुछ अच्छी चर्चा कर लेते हैं, थोड़े थोड़े सवाल कर लेते हैं, या इस पे थोड़ा सा बायंसी वाली फोर्स पे ही थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, बायंसी की फोर्स को लेकर ही थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि बायंसी की फोर्स के लिए मैंने लिक्विड कहाँ तक भर रखा है, पूरा नहीं भरा, मानो मैंने कहा कि लिक्विड ये भरा हुआ है, ये भरा है, बस इतना लिक्विड भरा, ज़्यादा नहीं भरा, इतना लिक्विड भर रखा है। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ पे कोई सॉलिड सबमर्ज कराऊं। जैसे मान लो ये सॉलिड सबमर्ज कराया, ये सॉलिड सबमर्ज कराया, क्या पूरा डूबा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो बायंसी लगेगी किसकी? तो पहले समझते हैं, है ना। मैं इसमें कुछ तो शेड कर दूं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सॉलिड डूबा हुआ है। ये शेड हो गया, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, समझना इस बात को। ये टोटल जो लेंथ है इसको मैं L बोल रहा हूँ, और जो डूबी हुई है इसको मैं X बोल रहा हूँ। तो जो mg होगा, अगर मैं ये कह दूँ कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो कॉमन सेंस से वो तैरने वाला है ना। ये हम लोगों को बचपन से ही पता होता है, इस पर बहुत डिस्कशन की नीड नहीं है। देखो, वेट mg कैसे लिखोगे? mg लिखोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी। कोई दिक्कत तो नहीं। इस बेस के एरिया को मैं अगर A मान लूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा L इंटू ए इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये mg है। और अगर मैं अब बायंसी की फोर्स की बात करूँ, बायंट फोर्स की बात करूँ, तो बायंट फोर्स क्या होने वाला है? देखो, बायंट फोर्स होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये बन जाएगा एरिया इंटू एक्स इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्लियर है? और अगर ये तैर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बायंसी की फोर्स और इसका पूरा mg बराबर होना चाहिए। अब गौर से देखो, आपको दिखाई साफ साफ दे गया होगा कि मैंने सिर्फ बायंसी के लिए इतना ही पार्ट इस्तेमाल किया है, ये जो शेडेड वाला दिखा रहा हूँ मैं। अब
दिस पार्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बायंसी, क्योंकि बायंसी लग किसकी वजह से रही है, लग तो लिक्विड की वजह से रही है। जो पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा होगा वहीं तो प्रेशर आ सकता है ना, क्योंकि बायंसी का रीजन जो है, जो कॉज है बायंसी का, दैट इज ओनली द प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस टॉप से लेके बॉटम तक के बीच में ही आ सकता है, हवा में तो नहीं आएगा। इसलिए डूबे हुए पार्ट का ही वॉल्यूम हमें लेना होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ से एक और चीज़ दिखाई देती है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा हो जाए तो चीज़ें तैरेंगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाए तो चीज़ें डूब जाएंगी। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है तो डूब जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अच्छा, और क्या और क्या और क्या, और एक और बात कि जो फोर्स है वो तो किसी एक पॉइंट पे काम करता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंसी क्या होगी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ mg क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन देखो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो क्या है, ये है। अब मैं इसको आधा ही भरता हूँ। मान लो मैं बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप का कोई मटेरियल ना लूँ, नॉन सिमेट्रिक ले लूँ, एलॉय टाइप की चीज़ ले लूँ, आधा लोहा आधा चांदी, आधा लोहा आधा कॉपर, इस तरह का कोई मटेरियल ले लूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का, ऐसा। ठीक, ऐसा होने पर मैं मान लेता हूँ कि जो इस सॉलिड मटेरियल का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड, ठीक, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड है। मैं ऐसा भी कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा समझो कि जो बायंसी लगेगी वो कहाँ लगेगी, अगर बायंसी की चर्चा करनी हो तो बायंसी कहाँ लगेगी, तो बायंसी तो भैया पूरे वेट पे नहीं लगने वाली, बायंसी तो सिर्फ इतने रीजन में लगेगी जहाँ मैंने अभी शेड किया है। तो बायंसी लगेगी इस रीजन के सेंटर ऑफ मास पर। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक, इतने हिस्से पर बायंसी लगने वाली है। अच्छा, तो ये है mg की डायरेक्शन और ये है बायंसी के फोर्स की डायरेक्शन। गौर से देखो, दोनों एक ही लाइन पे है कि अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग लाइन पे हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग पॉइंट पे हैं तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ समझो, एक पॉइंट ऑफ एक्शन ये है और एक पॉइंट ऑफ एक्शन ये है। यहाँ लग रहा है mg और यहाँ लग रहा है बायंसी, क्या रोटेट होगी बॉडी? बिल्कुल नहीं होगी। ये लग रहा है mg और ये लग रहा है बायंसी, क्या बॉडी रोटेट होगी? बिल्कुल रोटेट होगी। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाएं, दोनों अलग अलग हो जाएं, तो बॉडी डिस्प्ले डॉट बॉडी मूव करने के बजाय, मतलब ऊपर नीचे जाने के साथ साथ रोटेट भी कर सकती है, अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल लाइन सेम ना हो तो, ठीक है ना। तो ये बॉडी जो इस समय केस मैंने दिखा रखा है, जो पर्टिकुलर समझाने के लिए आपको बताया है, इसमें बॉडी रोटेट कर जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, mg कहाँ काम करता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड पर, और बायंसी कहाँ काम करती है? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड पर। इन दोनों बातों पे विशेष ध्यान दें, कई बार टॉर्क के सवाल भी पूछे जाते हैं, हम क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे टॉर्क के सवालों का। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की चर्चा उसमें होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या है, और देखो कुछ बढ़िया सवाल करते हैं बायंसी से रिलेटेड ही। बायंसी से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल देखो करते हैं। ये अब ये सीन है कुछ, ये सीन कुछ पूरा ही भर दूं क्या? पूरा भर देता हूँ पहले, बाद में रेस कर लूँगा, कोई इशू नहीं। अब मान लो हमें यहाँ से रेस करना है, पूरा ही गंदा हो गया यार ये तो, दोबारा करता हूँ, है ना, नो इश्यूज़। अब देखो, अब सही बन गया। अब देखो गौर से, मैंने कहा कि लिक्विड जो है वो फोर्स लगाएगा बायंसी वाला, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड पे। वो सब बातें ध्यान रखनी, टॉर्क के सवाल जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे वो काम करेंगे। अब ज़रा बायंसी की चर्चा करो। मान लो कि आपने इसमें एक सॉलिड को सबमर्ज करा रखा है, इफ़ सपोज ऐसा आपने कुछ गंदगी कर रखी है, ये स्प्रिंग है,
इसी स्प्रिंग से इसको हवा में नापा गया था। तो जब हवा में इसको वे किया गया तो पाया गया कि इसका वेट W1 है, ठीक। और अब इसको वे किया जा रहा है पानी के अंदर डुबोकर और पाया जा रहा है कि जो वेट है वो W2 है। तो आपके ऑप्शंस ये हैं कि W1 W2 के बराबर हो सकता है, W1 जो है वो W2 से बड़ा हो सकता है। ऑप्शन सी, W2 जो है वो W1 से बड़ा हो सकता है। इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है या कौन से ऑप्शन सही हैं, सोचो। तो ऐसा मेरा मानना है कि डिपेंड्स ऑन द डेंसिटीज ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वेट जो है वो हवा में और वहाँ बराबर बराबर आ जाए। पहली बात तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, खैर सॉरी, पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, बाकी दोनों बराबर हो सकते हैं। अच्छा, बड़ा और छोटा हो सकते हैं। जब बड़े से लेके छोटे तक का ऑप्शन है तो बराबर भी हो सकते हैं। सोचो, एक चीज़ समझना, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर समझाता हूँ इस बात को। ऑप्शंस को देखना गौर से, A, B और C, ये हवा में लटका हुआ है, यहाँ पे बायंसी भी लग रही है। वेट क्या होता है जो स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा? ये हवा में तो सिर्फ और सिर्फ वेट लग रहा था और यहाँ पे तो बायंसी भी लग रही है, बायंसी वेट को कम कर रही है। और अगर बायंसी वेट को कम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हवा वाला वेट जो है वो ज़्यादा ही निकल के आना है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा निकल के आना है, मतलब बी ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी तो करेक्ट नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेकिन ये कितना कम हो सकता है? क्या ये ज़ीरो हो सकता है? बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। क्या ये ज़ीरो से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटीज़। तो जो वेट हम नापेंगे वो क्या होगा, समझना है इस बात को, कि W2 जो हमने नापा, इट इज़ कॉल्ड अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट, या अपेरेंट वेट क्या होता है? जो हमें महसूस हो रहा है। हवा में नापते तो कुछ और होता, अब हम पानी में नाप रहे हैं या लिक्विड में नाप रहे हैं तो अलग है। तो W2 की रियल वैल्यू क्या है समझो, हवा में नापने वाले वेट माइनस बायंसी की जो फोर्स है, वो जो बचेगा उतना ही तो W2 नापा जाएगा। सोचो क्या कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे तुमने हवा में नापा W1, मतलब उसका असली वेट W1 था, नीचे की तरफ इसका mg लग रहा था, दैट वॉज W1, है ना, mg बराबर W1। और ये जो अब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो बायंड फोर्स है, तो नेट फोर्स कितनी बची? W1 माइनस बायंसी की फोर्स। और अगर ऐसा हो जाए कि W1 माइनस बायंसी की फोर्स जो बची वही तो तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस रीड कर रहा है, दैट इज W2। हाँ, तो हमेशा W1 बड़ा होगा W2 से, और मतलब अपेरेंट वेट छोटा होता है। वेरी गुड। तो इस अपेरेंट वेट पे ही थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, अब अपना काम होगा, ठीक है। अपेरेंट वेट पे ही अगला डिस्कशन है। अपेरेंट वेट पे देखो कैसे डिस्कशन करना है, सीखो। कि मान लो तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर फिर से बनाया जाए। ठीक, ये कंटेनर है तुम्हारे पास, तुमने इसमें कोई सॉलिड लिक्विड भर रखा है, मान लो भर दिया लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं। ये लिक्विड भर दिया है। अब जब ये लिक्विड भरोगे तो इसको किसी वेइंग मशीन के ऊपर मान लो रख दो। ये हिस्सा जो है वो वेइंग मशीन है, और इसके ऊपर एक सॉलिड रख दिया। इसकी डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो ऑफ सॉलिड है, ठीक है ना। और रो ऑफ सॉलिड को जब हवा में नापा गया तो ये W1 वेट मीज़र करके देता है। मान लो ये W2 मीज़र करके देता है, ऐसा समझ लो, इन एयर। और जो हमारा कंटेनर है विथ लिक्विड, उसका वेट W1 है, ठीक। जो वेइंग मशीन है, जब सिर्फ और सिर्फ कंटेनर प्लस लिक्विड ओनली, कोई सॉलिड डुबोए बिना, और ये क्या वेट है W2 हमारे सॉलिड का जब हवा में नापा गया तब। और आज की तारीख में पूछा जा रहा है कि जो वेइंग मशीन नापेगी, जो मीज़र करेंगी वेइंग मशीन, वो क्या होगा? क्या वो W1 होगा, क्या वो W2 होगा, क्या वो W1 प्लस W2 होगा, या ऑप्शन डी वो W1 प्लस W2 से छोटा होगा? थोड़ा सा गंदा हो गया ये, मैं इसको इरेज करता हूँ। डी ऑप्शन है W1 प्लस W2 से छोटा होगा। बताओ क्या होगा, सोचो, समझाता हूँ। देखो भाई W1 तो आना ही आना है,
क्योंकि लिक्विड का कंटेनर का तो वेट होगा ही होगा। इसका नीचे क्या लग रहा है, W2, ऊपर क्या लग रही है, बायंसी। क्या तैर रहा है लिक्विड, हाँ बिल्कुल तैर रहा है, सॉलिड तैर रहा है, बिल्कुल तैर रहा है, दिखाया हुआ है तैरता हुआ, कोई स्प्रिंग वगैरह भी नहीं नापी लगाई हमने। अगर तैर रहा है इसका मतलब ये रो ऑफ लिक्विड से कम है, तो कितना वेट इसका सॉलिड का लिक्विड वेइंग मशीन पे ट्रांसफ़र करेगा। कॉमन सेंस, जितना वेट इस सॉलिड का है W2 विच इज़, उतना ही हमारी बायंसी लग रही है, तभी तो बैलेंस्ड है। तो लिक्विड उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा है तो उतना ही सपोर्ट तो नीचे से लेगा, तो वो सारा का सारा W2 कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, वेइंग मशीन पर। तो W1 और W2 मिलाकर ही तो वेइंग मशीन में रीड करेगी, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, W1 प्लस W2। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, ये बायंसी का एक अच्छा सवाल है। और देखो, और अच्छी बात बताता हूँ, देखो ये इसी में फिर से लिक्विड भरते हैं और कुछ बातें और करते हैं। देखो ये, आप समझो, जैसे मान लो कि ये कुछ है हमारे पास, लिक्विड विक्विड भर रखा है, इसमें हमने मान लो ये वाटर है, ठीक, ये वाटर भरा हुआ है, इसकी कुछ डेंसिटी है, जो भी है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कि इसके अंदर हम लोगों ने आइस डुबो रखी है, अब ये आइस है और कुछ लेवल है लिक्विड का, जो भी है ये लेवल है लिक्विड का ये, और पूछा यह जा रहा है आफ्टर द आइस हैज़ मेल्टेड लेवल ऑफ लिक्विड का क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी रिमेन सेम, या ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। सोचो, तो ये बचपन के सवाल होते हैं, शायद 7th 8th में भी हम करते हैं कि रिमेन सेम, बर्फ़ के गलने से लिक्विड के कॉलम की हाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा वो समझो, मैं बताता हूँ। देखो, डेंसिटी किसकी ज़्यादा, लिक्विड की आइस की, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसको रो ऑफ वाटर लिख लो, इसको रो ऑफ आइस लिख लो। ठीक, अब समझना कि ये वो चीज़ है जो डूबा हुआ है, ये वो पोर्शन है। बायंसी तो सिर्फ इस पे इसकी वजह से ही लग रही है, ऊपर की वजह से तो नहीं लग रही है। मैं ये कहूँ कि टोटल जो हाइट है इसको मैं L बोल रहा हूँ, और जो डूबी हुई हाइट है इसको मैं X बोल रहा हूँ। ठीक, बेस के एरिया को मैं मान रहा हूँ A। तो समझना, अगर आज की तारीख में जो हमारी आइस है वो बैलेंस्ड है, उसका वेट बैलेंस्ड है, तो बायंसी बैलेंस कर रही है। बायंसी कैसे लग रही है समझो, रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि एरिया इनटू X इनटू G, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द आइस। एंड वेट ऑफ द आइस क्या है, L इंटू A इंटू रो ऑफ आइस इंटू G। अब गौर से देखो, G कट गया, A और A कट गया, तो हमें पता चला रो ऑफ वाटर इंटू X मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ आइस इंटू L। ठीक है, अब इसको ऐसे फील करने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ। देखो कि ये बाउंड्री बनाओ, यहाँ पे ये आइस वाइस भूल जाना, जो बाउंड्री बना रहा हूँ उसी को ध्यान रखना, ये पिंक वाली बाउंड्री समझना। अब जो ऊपर का हिस्सा है पिंक वाली बाउंड्री के ऊपर, वो सारी आइस है। आप ऐसे इमेजिन करो कि लिक्विड कहीं हिल नहीं रहा है, लिक्विड रुका हुआ है, और इस आइस को बाहर निकालो, आइस को निकाल कर पिघलाओ, मेल्ट कराओ। मेल्ट कराने के बाद अगर वो आइस का वॉल्यूम इतना आता है, इतना जितना पहले डूबा हुआ था, जब वाटर बन जाएगा वो, तो लेवल नहीं बढ़ेगा। इससे ज़्यादा आता है तो लेवल बढ़ जाएगा, इससे कम आता है तो लेवल घट जाएगा। तो चलो भाई, जो आइस है उसको पिघलाया जाए, आइस को पिघलाया जाए, पिघलाते हैं। आइस को पिघला लो और पानी बना लो, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल, आइस से वाटर में जाने पे डेंसिटी चेंज होगी, पर मास चेंज नहीं होगा। यानी कि मास ऑफ आइस विल बी मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, हाँ कि ना। अच्छा समझो क्या है, मास ऑफ आइस का मतलब रो ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू G तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम mg बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे, मास बैलेंस कर रहे हैं। मास ऑफ वाटर की चर्चा करो तो क्या लिखेंगे, रो ऑफ वाटर
इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, यानी वाटर न्यू कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जो भी वाटर न्यू फॉर्म्ड होके आ रहा है वो है रो ऑफ आइस इंटू वी ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर। तो सिंपल है ये, हाँ सिंपल तो है। और देखो मैं इसकी चर्चा करता हूँ, रो ऑफ आइस को तो रो ऑफ आइस रहने दो, रो ऑफ वाटर को रो ऑफ वाटर रहने दो, और रो ऑफ आइस की जगह देखो क्या लिखोगे, रो ऑफ आइस की जगह तुम लिखोगे एरिया इनटू टोटल लेंथ एल, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल यही लिखना चाहिए। रो इसको देखो क्या लिखने वाले हो तुम, समझना इस बात को, ये तुम ले आए हो वी न्यू, हाँ बिल्कुल वी न्यू ले आए हो। ऊपर देखो जरा चर्चा करो, इसी में देखना, मैं इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ ए को नहीं हटाता हूँ, ए को रखा रहने देता हूँ, है ना। रो ऑफ वाटर इंटू एक्स इंटू ए, मैंने दोनों तरफ एरिया का मल्टीप्लाई कराया है, रो ऑफ आइस इंटू एल इंटू ए। गौर से देखो ये क्या है, ये वो वॉल्यूम है जो पानी चाहिए था, है ना, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड वाला पार्ट था। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर रो ऑफ आइस, और एल ए क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस है, अपॉन रो ऑफ वाटर। गौर से देखो इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर देखो, जितना हिस्सा लिक्विड डिस्प्लेस्ड था ठीक उतना ही वॉल्यूम नया बन रहा है। गौर से देखो, जितना हिस्सा लिक्विड डिस्प्लेस्ड था ठीक उतना ही वॉल्यूम नया बन रहा है। इसका मतलब जितना बर्फ़ पिघल के पानी बनेगा वो सारा का सारा पानी सिर्फ उतने हिस्से में ही बैठ जाएगा जितना हिस्सा बर्फ़ ने डिस्प्लेस कर दिया था, जितना वॉल्यूम बर्फ़ ने डिस्प्लेस किया था, यानी कि वॉल्यूम सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा। आंसर तो सबको पता था, लेकिन ये इसकी रीजनिंग है, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, खैर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए अगर आपसे एक नया सवाल पूछा जाए और वो ये कहा जाए कि बताओ भैया ये कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भर रखा है हमने, वाटर ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रखा हमने, ठीक, ये कर दिया। अब इस लिक्विड के ऊपर हमने क्या करा है, एक लकड़ी रखी हुई है ये, और ये तैर रही है। इस लकड़ी के ऊपर एक और ड्रामा कर रखा है कि एक मेटल का कॉइन डाला हुआ है, मेटल का कॉइन। अच्छा, मेटल के कॉइन की डेंसिटी तो पानी से ज़्यादा होगी। रो ऑफ लिक्विड मैं यहाँ लिख देता हूँ, रो ऑफ वुड यहाँ लिख देता हूँ, और रो ऑफ कॉइन यहाँ लिख देता हूँ। ये तैर रहे थे आराम से, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये तैर रहे हैं, इसके बाद हमने क्या किया, कॉइन को लिक्विड में गिरा दिया। जब हम ऐसा करेंगे तो लिक्विड को, कॉइन को लिक्विड में गिराने के बाद क्या होगा, लेवल का पूछ रहा हूँ, पानी के लेवल का। व्हाट विल हैपन टू वाटर लेवल, या लिक्विड लेवल कर देते हैं ना, वाटर लेवल नहीं, लिक्विड लेवल का क्या होगा। पार्ट ए इंक्रीज़ हो जाएगा, पार्ट बी डिक्रीज़ हो जाएगा, पार्ट सी रिमेन सेम रहेगा, या पार्ट डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बताइए। और सब कुछ जेंटली किया गया, स्मूथली किया गया, पानी को हिलाया डुलाया नहीं गया, कोई ड्रामेबाजी नहीं रची गई, क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका है समझना। एक बात समझ आई कि अगर रो ऑफ लिक्विड रो ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो तो तैर रहा होगा, हाँ तैरेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझो कि अगर ये रो ऑफ वाटर है ना, सॉरी रो ऑफ वुड है, ये कम है लिक्विड से, तो इतना हिस्सा जो मैं अब शेड कर रहा हूँ, इतने हिस्से का लिक्विड पूरे के पूरे सॉलिड को बैलेंस कर ले रहा है। हाँ कर रहा है तो सही बात है। ऊपर का कॉइन अगर अकेला तैरता, ऊपर का कॉइन अगर अकेला तैरता तो क्या वो तैर पाता, बिल्कुल नहीं, डूब जाता, हाँ डूब जाता। तो बायंसी उसके वेट के बराबर लगती कि ना लगती, नहीं नहीं, बायंसी उसके वेट के बराबर नहीं लगती, तभी तो डूबेगा। हाँ लेकिन फिलहाल डूब रहा है क्या, नहीं, वो तो लकड़ी के ऊपर इसलिए तैर रहा है। हाँ मतलब लिक्विड जो है वो सही मायनों में कॉइन को अकेले नहीं संभाल सकता था, क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस्ड ज़्यादा चाहिए उस कॉइन को संभालने के लिए, वो डेंसिटी कॉइन की ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि जितना वो नहीं संभाल सकता था उतना आज वो संभाल रहा है। तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसकी किसकी मदद से, लकड़ी की मदद से। जो वुड हमने लगाया है, उस वुड के ऊपर कॉइन रखा है, तो वुड अंदर जा सकती है ज़्यादा, तो ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो पा रहा है। नाव वाला केस है पूरा, है ना।
तो ज़्यादा वुड हमारी अंदर जा चुकी है, कॉइन बैलेंस्ड है। अब अचानक से अगर मैं कॉइन को वाटर में नीचे गिरा दूँ तो क्या कॉइन डूब जाएगा? हाँ, डूब जाएगा। डूबने के बाद क्या होगा? उतना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं होगा जितना अभी हो रहा है, क्योंकि तब तो कॉइन को बैलेंस नहीं कर पाया लिक्विड। हाँ, इसका मतलब अगर उतना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं होगा तो कितना डिस्प्लेस होगा? कॉइन के वॉल्यूम के बराबर। जबकि अब कितना हो रहा है? कॉइन के वेट के बराबर। ओहो, मज़ा आ गया। मतलब आज की तारीख में मैं वुड को तो बैलेंस कर ही रहा हूँ, मतलब वेट ऑफ वुड को तो बैलेंस कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ वेट ऑफ कॉइन को भी बैलेंस कर रहा हूँ। ये तो बायंसी है। हाँ, यही बायंसी है। और जब मैं कॉइन को डुबो दूंगा तो बायंसी कितनी रह जाएगी? तो रह जाएगी वेट ऑफ वुड के बराबर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉइन इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और यहां पे वेट ऑफ वुड तो उतना ही है, प्लस वेट ऑफ कॉइन कितना है? वॉल्यूम ऑफ कॉइन इंटू डेंसिटी ऑफ कॉइन इंटू जी। अब समझो, ठीक है? समझो इस बात को। ये आज की स्टोरी है, आज हम ये बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जब वो नीचे गिर जाएगा कॉइन तो हम ये बैलेंस कर रहे होंगे। अब तुमको फर्स्ट टर्म तो सेम दिखाई दे रहा है, और सेकंड टर्म की चर्चा करो तो रो ऑफ लिक्विड कम है, रो ऑफ कॉइन ज़्यादा है। यानी कि आज की तारीख में बायंसी ज़्यादा लग रही है, और कल की तारीख में जब वो नीचे गिर जाएगा तो बायंसी कम लगेगी। मतलब ये हुआ कि बायंसी का जो टोटल फॉर्मूला है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। हाँ, तो जिस वक्त बायंसी ज़्यादा उस वक्त वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ज़्यादा। अभी बायंसी ज़्यादा लग रही है तो अभी डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब बायंसी कम लगेगी तो लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम होने का मतलब, वॉल्यूम कम हुआ का मतलब लेवल घटा, तो लेवल घटा इज़ द आंसर। ठीक, कितना सिंपल है। लेकिन ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये सब मेंस के एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, और देखो क्या है सीन, समझाते हैं। इसी में एक और सवाल बर्फ और कॉइन का ही देखो, इसी रीजनिंग पर है। शायद इस बार बेहतर समझ में आएगा, या फिर अपने आप अप्रोच कर लोगे। जब तक सवाल अपने आप नहीं लगता है तब तक मज़ा नहीं आती, तो जब अपने आप से आंसर आ जाए तो समझना कि हाँ अब आ गया। अब देखो, मान लो ये बर्फ़ का टुकड़ा है। अब मैंने इस बर्फ़ के टुकड़े को अकेला नहीं रखा हुआ है, इस बर्फ़ के टुकड़े के अंदर एक मेटल का कॉइन, जिसकी डेंसिटी पानी से तो खैर ज़्यादा ही होती है, इसको फंसा रखा है, और एक कॉइन के साथ तैर रहा है। ये रो ऑफ वाटर मान लेता हूँ, इसको रो ऑफ आइस बोल देता हूँ। ये रो ऑफ कॉइन है, और कॉइन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, मान लेते हैं ये बात। ठीक है ना, मेटल का कॉइन है, कॉमन सेंस बोल के ही चल रहे हैं। अब ये पूछूं, आफ्टर द आइस इज मेल्ट लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? लेवल ऑफ वाटर के साथ क्या होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जिसका जिसका आंसर रिमेन्स सेम है वो फिर से एक बार ध्यान दें। देखो गौर से, क्या कॉइन अकेला तैर सकता था? बिल्कुल नहीं। ये सवाल जो पूछा गया है, ये पिछले वाले सवाल और आइस का जो पहला क्वेश्चन था, इन दोनों को क्लब करके पूछा गया है ना। इसकी फीलिंग भी आ रही होगी। जब पूरी आइस गल जाएगी तो आइस के मेल्ट हो जाने से लेवल में क्या चेंज आएगा? तो हम कहेंगे कुछ नहीं, कभी नहीं आता। आइस के मेल्ट होने से क्या चेंज होता है? तो आइस हैज़ नो इफेक्ट, आइस हैज़ नो इफेक्ट। तो आइस के मेल्ट होने से कोई भी लेवल में चेंज नहीं आएगा, तो आइस से तो हमें कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए। आइस भूल जाइए, आइस से कोई टेंशन नहीं है। कॉइन की चर्चा करो। आज कॉइन तैर रहा है, करंट केस है कि कॉइन जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर फ्लो कर रहा है का मतलब, ये फ्लोट कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि कॉइन के पूरे वेट को बैलेंस किया जा रहा है। यानी कि जो बायंसी लग रही है वो एक तो आइस के वेट के बराबर, उसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उससे लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। आज के केस में जो बायंसी लग रही है वो कॉइन के वेट को बैलेंस कर रही है, यानी वेट ऑफ कॉइन को बैलेंस कर रही है। कल जब आइस गल जाएगी तो क्या कॉइन डूब जाएगा? बिल्कुल, आइस तो बची नहीं, तो कॉइन नीचे चला जाएगा। तो कल जो बायंसी होगी वो कॉइन के वेट को थोड़ी बैलेंस करेगी, वो तो करेगी वी ऑफ कॉइन इंटू रो ऑफ लिक्विड यानी वाटर हमारा इंटू जी, तभी तो डूबा, बैलेंस नहीं कर पाई। जबकि आज की कहानी क्या है कि कॉइन को बैलेंस किया जा रहा है, वी ऑफ कॉइन इंटू रो ऑफ कॉइन इंटू जी को बैलेंस किया जा रहा है। ओहो, मतलब अभी बायंसी ज़्यादा है, बाद में बायंसी कम हो जाएगी। जब भी कभी बायंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है।
लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कॉलम की हाइट ज़्यादा है। जैसे ही लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम कम हो जाएगा वैसे ही लेवल ऑफ वाटर कम हो जाएगा, तो यहाँ कम हो गया। आइस वाले सवाल को और पिछले कॉइन वाले सवाल को क्लब करके पूछा गया बढ़िया सवाल। ठीक, तो ये सब के चांसेस मेंस में आने के खूब जम के होते हैं। ये बायंसी के अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें चिड़िया विड़िया का भी क्वेश्चन होता है, ज़रूरत नहीं है उसको करने की। कुछ सवाल हैं छोटे छोटे, वो भी मैं कराऊंगा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, उसको आप देखिए। ये बीच से कोई पार्टीशन नहीं है, बस यहाँ से दो लिक्विड्स हैं। एक ये लिक्विड है, मैं ऊपर भर दे रहा हूँ। ये कोई पार्टीशन नहीं है, ध्यान रखना। ये देखो, ये एक लिक्विड और है। मैं इस लिक्विड को थोड़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि डिफरेंट लिक्विड्स हैं, है ना। नॉन मिसिबल, इसकी डेंसिटी, सॉरी, इसकी डेंसिटी मैं रो मान रहा हूँ, इसकी डेंसिटी मैं 3 रो मान रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कोई कंटेनर ऐसे रखा हुआ है, सॉलिड है। इसकी डेंसिटी मैं 2 रो बोल रहा हूँ, और टोटल लेंथ को मैं बोल रहा हूँ h, और इसको मैं बोल रहा हूँ x। तो मुझे पता करना है कि x कितना होगा। h के टर्म्स में आंसर आएगा बेसिकली, है ना। ये आपका होमवर्क है, ये सवाल आप लगा के रखिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने, तो फिलहाल तो इसको सॉल्व करके आप रखिए, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे मुझे बताएंगे, तो इसके आगे हम लोग फिर आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो बायंसी के केस को अच्छी तरह से और फोर्स वाले केस को अच्छी तरह से एनालाइज करिए। 2 बार वीडियो को देखिए, तब समझ आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।